हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेटें लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। ठीक है, तो हमारे जो आदर्श उत्तर है ना, जिसमें हमारे लेखा शास्त्र का क्लास 12 तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, जो प्रश्न आने की संभावना है उसके बारे में हमको 4 सेट में प्रश्न उत्तर दिया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो हमको जितने भी प्रश्न दिया गया है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज हम प्रश्न क्रमांक 12 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे जो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से लेके 11 तक के हैं, ठीक है, मतलब 11 तक के हैं, उसका मैंने पार्ट 3 में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बता दिया। ठीक है, आज ये रहेगा हमारा पार्ट 4 और रहेगा प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा रहेगा और क्या रहेगा, प्रश्न क्रमांक 12 रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 11 है उसका अथवा क्वेश्चन क्या है, स्थायी पूंजी खाता व परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखिए। क्या बोल रहे हैं जी, स्थायी पूंजी खाता व परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर बताना है। ठीक है, तो स्थायी व परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, तो देखो इसका पहला अंतर का आधार क्या है, लेखा। तो स्थायी पूंजी खाता में किस प्रकार लेखा होता है और परिवर्तनशील पूंजी खाता में किस प्रकार का लेखा होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इस खाते में केवल पूंजी का ही लेखा किया जाता है, इसे पूंजी खाते में लिखते हैं। मतलब जो हमारे स्थायी पूंजी खाता होता है ना, उसमें केवल और केवल किसकी राशि को लिखा जाता है, पूंजी की राशि को लिखा जाता है। ठीक, स्थायी पूंजी खाता में केवल किसका लेखा किया जाता है जी, पूंजी का लेखा किया जाता है। ठीक है, और हमारा जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है, ठीक है, तो परिवर्तनशील पूंजी खाता में किसका किसका लेखा होता है, इसमें पूंजी के अलावा ब्याज, आहरण व लाभ आदि भी लिखे जाते हैं। मतलब हमारा जो परिवर्तनशील पूंजी खाता होता है उसमें पूंजी भी लिखा जाता है, उसके साथ में ब्याज, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभ सभी को लिखा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब सेकंड देखो, खाते। तो इसमें पूंजी खाता व चालू खाता बनाए जाते हैं। मतलब जब भी आप स्थायी पूंजी खाता बनाओगे ना, तो आपको कितने खाता बनाने की आवश्यकता होती है, 2 खाता। पहला एक तो पूंजी खाता बनता है और दूसरा क्या बनता है, चालू खाता बनता है। ठीक है, और जो हमारा परिवर्तनशील पूंजी खाता होता है उसमें केवल पूंजी खाता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पूंजी खाता बनाया जाता है। मतलब इसमें सभी प्रकार का लेखा केवल एक ही खाता के अंतर्गत कर दिया जाता है। ठीक है, अब तीसरा देखो क्या बोल रहा है, शेष। इसमें पूंजी खाता का शेष हमेशा क्रेडिट ही होता है। मतलब जो पूंजी खाता रहता है ना, उसका शेष हमेशा आपका क्या रहेगा जी, क्रेडिट ही रहेगा। ठीक है, और जो हमारा परिवर्तनशील पूंजी खाता है उसमें जो हमारा पूंजी खाते का शेष है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों शेष हो सकता है। मतलब कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, चौथा क्या बोल रहे हैं, स्थिरता। इस खाते में पूंजी सदैव स्थिर होता है। मतलब जो हमारे स्थायी पूंजी खाता होता है उसमें हमारे जो पूंजी की राशि होती है ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है। मतलब हमेशा क्या रहता है, जितना रहता है उतना ही रहता है, मतलब स्थिर रहता है। ठीक है, और इसमें पूंजी परिवर्तनशील होता है। मतलब जो परिवर्तनशील पूंजी खाता बनता है उसमें पूंजी की राशि हमेशा क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, फिर पांचवा क्या है जी, आपका चालू खाता। इसमें चालू खाता बनाया जाता है। मतलब स्थायी पूंजी खाता जब बनाओगे ना आप, तो आपको एक्स्ट्रा क्या बनाना पड़ता है, चालू खाता बनाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाता जब हम बनाते हैं तो चालू खाता नहीं बनाया जाता। मतलब कभी भी परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा हमको चालू खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो था टॉपिक स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर, तो यही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 12 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, आप ब और सा साझेदार हैं जो लाभ हानि क्रमशः 2-2-1 में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 और 6,000 रुपये है। वर्ष के अंतिम खाता बना लेने के पश्चात ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट नहीं किया गया, जैसा कि साझेदार संलेख में देना तय था। चिट्ठा बदलने के स्थान पर यह निश्चय हुआ कि नए वर्ष के प्रारंभ में आवश्यकतानुसार साझेदार के पूंजी खाते डेबिट या क्रेडिट कर समायोजित
किए जाएं। समायोजन प्रविष्टियां कीजिए। तो देखो प्रश्न में हमको कौन सी प्रविष्टि करने के लिए बोल रहा है, समायोजन प्रविष्टि के लिए। ठीक है, तो एक बार हम प्रश्न को आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न को थोड़ा और आराम से हम समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, अ ब और स साझेदार हैं जो लाभ हानि क्रमशः 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। मतलब अ ब स तीनों साझेदार हैं और उनके क्रमशः अनुपात क्या है, पहले क्रम में कौन है, अ, तो अ का अनुपात कितना है 2, ब का कितना है, ब का भी कितना होगा 2 और स का कितना होगा 1 होगा। ठीक है, उनकी और उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 और 6,000 रुपये है। ठीक है, मतलब आ की पूंजी 10,000 रुपये है, बा की पूंजी कितनी है 8,000 रुपये और सा की पूंजी कितनी है 6,000 रुपये है। ठीक है, तो वर्ष के अंतिम खाता बना लेने के पश्चात ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% ब्याज वार्षिक साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट नहीं किया गया, जैसा कि साझेदारी संलेख में देना तय था। मतलब ना वर्ष के अंत में जो अंतिम खाता बनता है ना, तो उस अंतिम खाता को बनाने के बाद ये पता चला कि साझेदारों को 5% पूंजी पर ब्याज देना था, लेकिन अभी तक उनको 5% ब्याज नहीं दिया गया है। ठीक है, तब चिट्ठा बदलने के स्थान पर यह निश्चय हुआ कि नए वर्ष के प्रारंभ में आवश्यकतानुसार साझेदार के पूंजी खाते डेबिट या क्रेडिट कर समायोजित किया जाए। मतलब ना चिट्ठा को बदलने की जगह में क्या कर लिया गया है, जो भी पूंजी खाता में डेबिट या क्रेडिट होगा, मतलब जिसको ज़्यादा या कम प्राप्त होगा उसको डेबिट क्रेडिट करके हम समायोजित कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, समायोजन प्रविष्टियां दीजिए। हमको जो भी ज़्यादा कम प्राप्त होगा उसका कौन सा प्रविष्टि देना है, हमको पूंजी पर ब्याज का समायोजन प्रविष्टियां देना है। ठीक है, तो समायोजन प्रविष्टियां देने से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, समायोजन तालिका बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो समायोजन तालिका कैसे बनाएंगे, समायोजन तालिका का प्रारूप होगा विवरण और हमारे साझेदार कितने हैं अ ब और स, तो अ ब स का राशि वाला खाना बनेगा, फिर कुल राशि वाला खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो उनको कितना परसेंट ब्याज देना था जी, 5% पूंजी पर ब्याज देना था, तो उसी को लिखा गया है ब्याज के रूप में जमा होने वाली राशि। तो हमारा जो पहला साझेदार था ठीक है, तो आ का पूंजी कितना था जी 10,000 रुपये था और 10,000 रुपये कितना परसेंट पूंजी पर ब्याज देना है 5%। ठीक है, तो 10,000 का हम जब 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 500 रुपये आएगा। ठीक है, तो आ के में कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमको प्रश्न में दिया गया है बा का पूंजी कितना है 8,000 रुपये, तो 8,000 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है 400 रुपये। फिर सा का पूंजी हमको प्रश्न में दिया गया है 6,000 रुपये, तो 6,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 300, तो उसको लिखा गया 300। ठीक है, तो अब स तीनों का राशि को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 1200, तो कुल में कितना आ गया है 1200 आ गया। ठीक है, अब जो हमारा 1200 आया है कुल राशि पूंजी पर ब्याज का, उसी को हम क्या करेंगे अनुपात में बांटेंगे जो हमको प्रश्न में दिया गया है। देखो प्रश्न में हमको कौन सा अनुपात दिया गया है 2-2-1 के अनुपात में दिया गया है ना, साझेदार अपने जो भी लाभ हानि है उसको कौन सा अनुपात में बांटते हैं 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। तो हमारा जो कुल राशि आया है 1200 रुपये। ठीक है, ये जो हमारा 1200 रुपये है उसी को क्या करेंगे 2-2-1 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो देखो कुल राशि कितना है 1200, तो 1200 में अ का हिस्सा निकालते हैं तो अ का अनुपात कितना है 2, तो 2 आएगा और 2 और 1, 2-2-1 का अनुपात दिया तो 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये अ के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं जी अ का, तो 5 1 का 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 इसमें आ गया तो 5 चौक कितना हो गया यार 20 होगा और 5 शून्य 0। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 शून्य 0, तो 2 शून्य 0 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब इसको मिला के केवल कितना है 480। ठीक है, ये लिखा है ना ब्याज न देने के लाभ के रूप में जमा की गई राशि कितना है 480, मतलब इसको मिलना था 500 लेकिन मिला केवल कितना है जी 480 रुपये मिला है। ठीक है, तो कम मिला है तो इसके खाते में हमको कितना रुपये जमा करना पड़ेगा 20 रुपये और जमा करना पड़ेगा ना, 500 में 480 को घटाओगे तो कितना आएगा 20 रुपये आएगा, मतलब आगे खाता में 20 रुपये हमको क्या करना है जमा करना है। ठीक है, तो उसी को 20 रुपये क्रेडिट लिखा गया है। ठीक है,
अब देखो ब का ना, तो ब का पूंजी कितना है, सॉरी ब का भी अनुपात कितना है जी, 2 ही है। और 2 का फिर हम हल करेंगे तो उसका भी कितना आएगा, 480 आएगा। ठीक है, टोटल राशि हमारा 1200 है और ब का अनुपात कितना है, 2, और टोटल अनुपात कितना है, अनुपातों का योग कितना है, 5। इसको भी हल करेंगे तो कितना आएगा, 480। तो ब के में भी कितना लिखा गया, 480। जबकि इसको वास्तविकता मिलना कितना था, 400 मिलना था, लेकिन इसको मिला कितना है, 480 मिला है। तो इसको 80 रुपये एक्स्ट्रा मिला है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसको देना पड़ेगा तो इसका खर्चा है, मतलब हानि होगा, तो इसको क्या हो जाएगा, डेबिट। 80 रुपये इसके खाता से हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब स का देखो, स को मिलना कितना था, 300 मिलना था, लेकिन वास्तविकता मिला कितना है, 240 मिला है। अब कैसे मिला है 240, देखो 1200 हमारा कुल है, इसका स का अनुपात कितना था, 1 था, अब 1/5, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, तो 240 1 कम 240, तो कितना आ गया इसका, 240। अब 300 में 240 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसके में कम मिला है तो इसके खाते में हमको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखे गया है, कि क्या लिखा गया है, क्रेडिट लिखा गया है। ठीक है, 60 रुपये क्या लिखा गया है जी, क्रेडिट लिखा गया है ना। तो देखो अब हमको पता चल गया 20 रुपया आके खाते में जमा करना है, बाकी में क्या करना है, देना है, मतलब निकालना है। तो इसका में डेबिट हो जाएगा और सके में क्या होगा, 60 रुपये क्रेडिट होगा, है ना। तो इसी का अब समायोजन करेंगे, समायोजन प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो देखो समायोजन प्रविष्टि का प्रारूप क्या होगा, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और क्या होगा, समाकलन राशि। तो हमको देना किसका है, ब को देना है, तो ब का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। और आ और सा को क्या करना है, प्राप्त होना, तो इन लोग का खाता क्या हो जाएगा, समाकलन होगा, आ का पूंजी खाता से और सा के पूंजी खाता से। ठीक है, अब इसका टोटल कितना हो जाएगा जी, ब का 80 रुपये हो जाएगा। ब का 80 रुपये आया है तो ब में क्या आएगा, 80। आ के में कितना जमा करना है, 20, और सा के में कितना जमा करना है, 60। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 और 80। तो ये हमारा समायोजन प्रविष्टि हो गया। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज का समायोजन करने पर हमारा क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद में आए, टॉपिक समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वीडियो को शेयर करना, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।